हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहाँ पर कि हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं 20 टोटल 20 क्वेश्चंस की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारा जो हम सभी जानते हैं कि जो 12th बोर्ड है उसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है, उससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी ये UN है, यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता का मतलब होता है रेलेवेंस। क्या होता है? रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचार, कुछ भी हो सकता है, वो वर्तमान समय के अनुसार जो है वैलिड है, उसका कोई मूल्य रह गया है या नहीं रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रासंगिकता कहते हैं। उसका कोई उपयोग है या नहीं है। तो उसी तरीके से बताना है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उसकी वर्तमान में कुछ प्रासंगिकता, कुछ रिलेवेंस है या नहीं है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भूमिका उसकी क्या है और आवश्यक सुधारों की कौन-कौन से ऐसे सुधार की ज़रूरत है उसमें, ठीक है, जो कि वर्तमान समय के अनुसार ज़रूरी है ना? ये क्या है, हम सभी जानते हैं कि 1945 में इस संस्था का निर्माण हुआ था, ठीक है? और उसके बाद उस समय 1945 का समय और आज का समय 2026, तो दोनों ही समय में बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़रेंस आ चुका है। उस समय के जो विचार, उस समय की जो दुनिया, ठीक है, उस समय की जो समस्याएँ पूरी दुनिया में थी, वो अलग प्रकार की थी। आज वह समस्याएँ तो है ही हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है? तो उसके अनुसार उसमें क्या-क्या सुधारों की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर हमें जो है इसका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ यही 2 तरीके हो, लेकिन मोटे तौर पर आंसर सभी का यही होगा, जो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था 1944 में, ठीक है, 1939 से 1944 तक चला था, 44 में यानी ख़त्म हुआ था। उसके बाद एक भयानक पूरी दुनिया में जो है युद्ध हुआ था, हिंसा, विनाश, ठीक है, सब जगह यही दिखाई दे रहा था। तब विश्व समुदाय ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी जिसको UN आज के समय में बोला जाता है, की आवश्यकता महसूस की, जो भविष्य में युद्धों को रोक सके, ठीक है। तो इसकी स्थापना क्यों की गई? कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ की गई ताकि भविष्य में जो युद्ध हुए हैं, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हम सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1919 तक हुआ, और इसके ठीक 20 साल बाद, ठीक है, इससे ठीक 20 साल बाद 1939 से 1944 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो इन 2 वर्ल्ड वॉर्स में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भयंकर तबाही मची थी, ठीक है। तो इस तरीके के युद्ध भविष्य में ना हो, इसलिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन की गई कि इसका निर्माण किया जाए शांति, सुरक्षा तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। सहयोग को बढ़ावा देने का मतलब कि जो देश आपस में, जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके बीच जो है मतभेद है किसी भी मुद्दे को लेकर, उनको एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज मिल सके जिसके लेकर कि वो आपस में बातचीत कर सके, जहाँ पर जाके वो अपने मुद्दों को सॉल्व कर सके, ना कि सीधा युद्ध में चले जाएँ, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था। तो इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। आज यह संघ कितने 193 देशों का टोटल इसमें सदस्य हैं। 193 देश, लगभग दुनिया में 197 देश हैं, जिसमें से कि 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं वर्तमान समय में, ठीक है। और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, पर्यावरण, मानवीय सहायता जैसे अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, है ना? वैश्विक राजनीति यानी कि विश्व में पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ट्रेड्स हैं, इकोनॉमी है, करेंसी है, वो किस तरीके से काम कर रही है, मानवाधिकार, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों, इन सभी पर ये मंच एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपस में जो कंट्रीज़ हैं वो बातचीत कर सकें, अपने मुद्दों को शेयर कर सकें, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें, अपने जो है सुझावों को शेयर कर सकें, ठीक है, ना कि डायरेक्ट युद्ध में उतर जाएँ। लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ, ठीक है, बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1945 में हुई, लेकिन आज का समय क्या है? 2026। तो तब का समय और आज के समय में काफ़ी बड़ा अंतर आ चुका है ना? काफ़ी बड़ा अंतर आ चुका है, और उस समय की समस्याएँ कुछ और थी, आज की समस्याएँ उसमें ऐड ऑन उसमें और ज़्यादा जुड़ चुकी हैं, है ना? तो जिसमें जैसे कि आतंकवाद, हम जानते हैं कि लगभग 1980 के बाद से जो है आतंकवाद पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, ठीक है? तो वो भी इसमें ऐड हो गई। जलवायु परिवर्तन, ये भी लगभग 1980-1990 के बाद इस पर ध्यान दिया गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। महामारी, पैंडेमिक, आपने हाल ही में देखा होगा 2019, 20, 21 में किस तरीके से कोरोना ने पूरे दुनिया भर में तबाही मचाई, और इस तरीके की अनेकों ऐसी महामारियाँ जो कि अन्य देशों में रही है,
ठीक है, अफ्रीकन देशों में महामारी इस तरीके की आती रहती है बीमारी वाली। साइबर युद्ध, साइबर युद्ध क्या है? बेसिकली साइबर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेट से संबंधित है, ऑनलाइन रूप से संबंधित है, उसको हम बोलते हैं साइबर युद्ध। एक दूसरे के सर्वर्स को, एक दूसरे के जो है डेटा को डिस्ट्रॉय करना, हैक करना, ठीक है, एक दूसरे के डेटा पर रोक लगा देना, इस तरीके के युद्ध को साइबर युद्ध कहा जाता है। ठीक है, महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, महाशक्तियाँ मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जैसे रशिया, यूएस, चाइना, है ना, और कई सारी यूरोपीय कंट्री। अब इंडिया को भी एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है विश्व में, तो इंडिया भी इसमें शामिल होता है। उनके बीच कंपटीशन चलता है और इसी कंपटीशन के चलते कई बार कई मतभेद खड़े हो जाते हैं, और जो रूप जो है अगर उनको सॉल्व आउट ना किया जाए उन मतभेदों को, तो वो युद्ध में बदल जाते हैं। आपने देखा भी होगा किस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है अभी तक पिछले 4 साल से चल ही रहा है ना। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में जो है ईरान, यूएसए, इजराइल, इनके बीच युद्ध हो चुका है। ठीक है, और अनेकों समय समय पर इस तरीके के युद्ध सामने आते रहते हैं। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इन सभी चीज़ों को सॉल्व आउट करने में सक्षम है? ठीक है, कैपेबल है या नहीं है? इसमें कुछ सुधारों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थापना तो हमने देख ही लिया, उद्देश्य क्या क्या है। 1945 में हुआ था। ठीक है, अब बस आपको इतना याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में ख़त्म हुआ था, उसके 1 साल बाद 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ है दुनिया में उनको एक स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि वो आपस में मुद्दों को सॉल्व आउट कर सके बातचीत के जरिए। समय समय पर कई ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं जिनके बीच जो आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है ना, क्लाइमेट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। कॉप आपने एक सम्मेलन सुना होगा, है ना। इस तरीके के अनेकों सम्मेलन होते रहते हैं ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच के मतभेदों को सॉल्व किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सहयोग के माध्यम से करना, यानी कि वॉर आप चाहे कितनी भी कर ले, है ना, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है वॉर कर ले, लेकिन एट द एंड सॉल्यूशन बातचीत से ही निकल सकता है। यही एकमात्र संभव सॉल्यूशन है। तो ये जो यूएन है वो एक स्टेज प्रोवाइड करता है, कई बार बोला मैंने। ठीक है, बातचीत करने के लिए, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, सहयोग प्रोवाइड, सब कोऑपरेशन करने के लिए। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। ठीक है, इसका एक और उद्देश्य ये भी है कि मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी देश, जैसे आज के समय में अफ़गानिस्तान है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, एक तरीके से बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने पावर पर कब्जा कर लिया है। अब वो एक तरीके से जिस तरीके की अपनी पॉलिसीज़ वहाँ पर लागू कर रहे हैं, तो वहाँ की जो एक हाल ही में उन्होंने पॉलिसी लागू की कि जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया वहाँ पर, है ना, उन एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं या फिर जिस तरीके के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के नागरिकों के ऊपर, वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, वहाँ उसके द्वारा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, ऐसे अनेक देशों में अलग अलग रूप में होते रहते हैं। कई बार भारत का भी नाम आ जाता है, ठीक है, या फिर कई बार अमेरिका का नाम, कई बार रशिया का नाम, कई बार अलग अलग तरीके से, इस तरीके से मानवाधिकार मुद्दे जुड़ जाते हैं। उनको सॉल्व आउट करना, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके उद्देश्य हैं। इसके कुछ प्रमुख अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, इसमें से कुछ मुख्य ये हैं। महासभा, जनरल असेंबली, ठीक है, जहाँ पर कि लगभग 190 जो सदस्य देश हैं, 193, वो आपस में बैठते हैं और मुद्दों पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, चुनाव करते हैं, डिस्कशन होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। महासभा, महा मतलब बहुत विशाल, और सभा मतलब मीटिंग होना। दूसरा इसकी सभा है सुरक्षा परिषद। अगर हम कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी जो सभा है यही है सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पर कि जो प्रमुख जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, जिसके कि 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। तो ये 5 जो है वो कौन कौन से आगे हम देखेंगे, इनके पास वीटो पावर है वो भी हम देखेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसने इंटरनेशनल कोर्ट, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, आपने सुना होगा कि जो इजराइल के पीएम हैं नेतन्याहू, उनको इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा एक वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये किसने क्यों किया? तो जो भी सदस्य होंगे 193 में से टोटल 124 कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जो नेतन्याहू है वो क्या है, वो हम कह सकते हैं कि वॉर क्रिमिनल इंटरनेशनल न्यायालय ने उसको घोषित कर दिया है। ठीक है, इसमें से कुछ ने इसको सपोर्ट किया है, कुछ ने इसको डिनाई किया है। सचिवालय, है ना, तो इस तरीके से ये इसके अंग हैं।
आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान प्रासंगिकता रह गई है या नहीं रह गई है। ठीक है, वर्तमान में इसका कुछ उपयोग रह गया है, कुछ इसके अच्छी चीज़ें हैं या नहीं है। तो वैश्विक शांति और सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विश्व शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो है वो पार्ट्स में से एक है। ठीक है, जो कि विश्व शांति के लिए जिम्मेदार है। कोरिया, कॉन्गो, कंबोडिया, दक्षिण सूडान, ठीक है, कुछ ऐसे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जहाँ पर इसने शांति स्थापना के मिशनों को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है ना। रूस, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी जहाँ पर ये बुरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आता है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध में। ठीक है, अभी तक 4 साल से युद्ध चल रहा है, कई हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, रिसोर्सेज जो है बिल्कुल बुरी तरीके से वेस्ट हो चुके हैं, जिनका उपयोग कई कुछ बेहतर जगह किया जा सकता था, लेकिन यूएन अभी तक इसको जो है सॉल्व आउट करने में सक्षम यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो कि कई सालों से चल रहा है, पिछले कई दशकों से चल रहा है, जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो पाया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं स्पष्ट हुई होती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ हम कह सकते हैं कि बहुत ही ताकतवर देश जो है आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कूटनीति का एकमात्र सार्वभौमिक मंच बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि बातचीत करने का एक स्कोप नज़र आता है। मानवाधिकार संरक्षण मैंने जैसे बताया कि मानवों के अधिकारों की सुरक्षा करना, यानी कि अगर किसी मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है तो एक मनुष्य होने के नाते उसके कुछ जो है राइट्स, कुछ अधिकार बनते हैं। जीवन जीने का अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से, और बेसिक नीड्स पूरे होने का अधिकार। अगर वह अधिकार भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं तो यानी उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो विश्व भर में कई देशों में इस तरीके की घटनाएं आती रहती है। परिषद इसकी 1948 की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, ठीक है, हुई थी 1948 में, कि पूरे विश्व में जो मानव है हर देश में उनके क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के मानक स्थापित किए गए कि क्या क्या हर किसी कंट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा। जातीय भेदभाव को खत्म करना, लैंगिक असमानता को कम करना या खत्म करना, बाल श्रम को खत्म करना, शरणार्थी संकट मतलब माइग्रेशन जो होता है पीपल लोगों का, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाना बड़े लेवल पर, ठीक है, उनको अपने देश से ही निष्कासित कर देना, इस तरीके की चीज़ें उनको क्या कहा जाता है, शरणार्थी संकट आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां निरंतर कार्य कर रही है। आपने सुना होगा रोहिंग्या मुसलमानों का जो है विस्थापन बड़ी ही संख्या में हुआ, जो कि म्यांमार से बांग्लादेश में पहुँचे और फिर बांग्लादेश से कई सारे भारत में भी पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये समस्या एक विश्व स्तरीय समस्या बन चुकी है, यहाँ पर कि यूएन भी कई बार इसका मुद्दा उठा चुका है। रोहिंग्या मुसलमान जिनको कि म्यांमार से भगा दिया गया था, ठीक है, उनकी ज़मीन से भगा दिया गया था, इस तरीके की चीज़ें। सतत विकास और गरीबी उन्मूलन भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, इसका एक प्रासंगिक लक्ष्य है, मतलब आज के वर्तमान समय में ये काम करता है ऐसा। सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पर कि हम जानते हैं कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा भी करना और भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूएनडीपी प्रोग्राम 2015 में घोषित सतत विकास लक्ष्य, टोटल 17 लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए। ठीक है, जिसमें से गरीबी उन्मूलन एक लक्ष्य है। ठीक है, टोटल 17 लक्ष्य वैश्विक विकास की दिशा तय करते हैं। गरीबी को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे टोटल 17 ऐसे जो है पॉइंट्स रखे गए जिस यूएनडीपी के अंतर्गत। ठीक है, कि विश्व के सभी देशों को इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट समय समय पर प्रस्तुत करना है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला जलवायु परिवर्तन, जो कि आज के समय का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण, है ना। ये हमने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक में, कि लगभग 1980 के बाद से जो है ये मुद्दा उठाया जाने लगा पर्यावरण से संबंधित। उससे पहले इन चीज़ों पर बहुत ही कम या ना के बराबर या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन 1990 के बाद 1980 के बाद से ये चीज़ें लोगों ने जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने उठानी शुरू की, और इसी के लिए 1992 हमने देखा था कि रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन होता है, जो कि सबसे बड़ा सम्मेलन उसके नज़रिए से देखा जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के संबंध में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी पेरिस समझौते जैसे प्रयासों के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अभी भी की जा रही है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मानवाधिकार अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है, तब जो है संयुक्त राष्ट्र एक साझा वैश्विक नीति के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है। यानी कि सभी देशों की मीटिंग होती है जब,
तो पूरी दुनिया भर में जो है देश आकर उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। क्लाइमेट क्या, मान लीजिए धरती है, धरती में पूरे क्लाइमेट चेंज क्या है, पूरे ऐसा तो है नहीं किसी एक देश में ही ये प्रभावित होगा, बल्कि दुनिया के सभी देश इससे प्रभावित होगा। अगर विश्व धरती का तापमान बढ़ रहा है 1 डिग्री से भी, तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। 1-2 डिग्री भी बढ़ जाना अपने आप में खतरनाक चिंता का विषय है। तो ये सिर्फ किसी एक देश को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि विश्व के सभी देशों को प्रभावित करेगा। तो सभी देशों का एक साथ आना, सहयोग करना, कोऑपरेशन करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक मंच प्रोवाइड करता है। मानवीय सहायता और स्वास्थ्य, इसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोविड-19 आपने देखा ही होगा किस तरीके से WHO ने समय समय पर अपनी जो गाइडलाइंस है वो जारी की कि हमें मास्क पहन के रखना है, ठीक है, सैनिटाइज करना है हाथ, और एक दूसरे को टच करने से बचना है। इस तरीके के अनेकों स्टैंडर्ड्स उसने तय किए थे और विश्व के सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने इसको लागू भी किया था। भारत भी उसमें से एक था। तो भारत हमेशा से जो है UN का एक सहयोगी रहा है, ठीक है, इसका संस्थापक देश रहा है और इसकी बातों को अमल में लाता भी है, ठीक है। महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर समन्वय की भूमिका निभाई, है ना। पूरे देशों के बीच कोऑर्डिनेशन करवाना ये किसने किया, UN ने करवाया, ठीक है। कब, कोविड-19 के दौरान। ऐसे अनेकों जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर कुछ ऐसी पिछड़ी कंट्रीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनको ये सपोर्ट करता है इस तरीके से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड स्वास्थ्य शिक्षा कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां राहत और पुनर्वास का कार्य भी करती हैं, ठीक है। पुनर्वास का मतलब दोबारा से उनको जगह देना, जो लोग शरणार्थी हैं, ठीक है, जो लोग अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको जो है जगह प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं प्रवास, है ना। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं क्या है और चुनौतियां क्या है। ये तो हमने देखा अभी तक, उसके उद्देश्य क्या है ये भी हमने देख लिया, उसके वर्तमान में क्या क्या वो काम कर रहा है वो भी हमने देख लिया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं। जैसे कि पहला, वीटो शक्ति की समस्या। वीटो पावर जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिनके पास की वीटो पावर है, ठीक है। और वीटो पावर क्या होती है? बेसिकली वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें कि मान लीजिए कि इन 5 देशों ने, ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, ठीक है, लेकिन अचानक से मान लीजिए फ्रांस या चीन या कोई भी एक देश बोले कि नहीं भाई, हम इस समझौते से जो है इससे सहमत नहीं है, इससे एग्री नहीं करते, तो क्या करता है कि मान लीजिए रूस को कोई फैसला, या अमेरिका को, मान लीजिए अमेरिका को कोई फैसला पसंद नहीं आया, सबके द्वारा लिया हुआ फैसला, तो ये वीटो पावर उसमें लगा देगा। तो सभी के द्वारा जो लिया गया फैसला था वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। सोचिए, अगर विश्व के जो है 193 कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स हैं वो मिल के 192 कंट्रीज़ ने कोई फैसला लिया, लेकिन सिर्फ एक कंट्री ऐसी थी जिसने वीटो पावर लगा दी अपनी, इन पाँचों में से ही कोई लगा सकता है, बाकी के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका ने वीटो लगा दिया तो 192 के द्वारा लिया गया जो डिसीजन था वो भी कोलैप्स हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसमें सुधार की जरूरत निश्चित तौर पर है, ठीक है। वीटो पावर अधिकार है, इससे कई बार जो है इसका दुरुपयोग भी किया गया है, चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, अलग अलग देश, 5 देशों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है, जिसको खत्म करने के या फिर सुधार करने की जरूरत है। प्रतिनिधि की असमानता, मतलब कि अब इन 5 देशों के अलावा यही क्या है, ये 5 देश परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो अब मांग की जा रही कि वर्तमान समय में इन 5 देशों के अलावा और भी देश हैं जो कि विश्व स्तर पर अब अपनी शक्ति का दावा कर रहे हैं, अपनी शक्ति को जो है दिखाते हैं। वो उनमें से जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कई देश हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत हो गया, है ना, जैसे इस तरीके की सदस्यता नहीं मिली है। राजनीतिक पक्षपात के आरोप, शक्तिशाली देशों के प्रभाव के कारण निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, है ना। अब ये 5 देश मान लीजिए अपने आपस में कुछ साँठ-गाँठ कर लेते हैं, ठीक है, आपस में कुछ डिस्कशन करके अपने फ़ायदे के लिए कोई नीति बना लेते हैं तो पास हो जाएगी। तो लेकिन अगर कोई अन्य देश, इनके अलावा कोई अन्य देश कुछ नीति चाहता है, ठीक है, अन्य देश जो है बाकी के वो कुछ नीति चाहते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई वीटो लगा देगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो पूरी तरीके से इनके फेवर में दिखाई देता है। प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव, मतलब कि आपने जो है अच्छी बातें कर ली, मीटिंग कर ली कि हम ये करेंगे, दुनिया में वॉर ख़त्म करेंगे, ठीक है, भूखमरी ख़त्म करेंगे और गरीब देश हैं उनको सहायता प्रदान करेंगे, मीटिंग वगैरह सब कर ली, एजेंडा तैयार कर ली, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर उसको लागू करने की बात आई तो वो पूरी तरीके से फेल हो गए। इसको क्या कहा जाता है? कार्यान्वयन का अभाव, ठीक है, एग्जीक्यूशन सही ना होना।
संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी स्थायी सेना नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं होती। अगर किसी देश में इसको कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई ऑपरेशन चलाना है, तो विश्व के जो इसके सदस्य देश हैं वो अपनी अपनी के आर्मी के कुछ कुछ मेंबर्स को, ठीक है, जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनको भेजकर एक आर्मी तैयार की जाती है, ठीक है। तो इनके पास खुद की कोई आर्मी नहीं है, वह सदस्य देशों पर निर्भर है ना। वित्तीय निर्भरता, अब ये सबसे बड़ा पॉइंट अपने आप में आ जाता है कि इसके पास खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है। इसको इनकम कहाँ से मिलती है? डोनेशन से। इसके जो सदस्य देश हैं वो इसको डोनेशन देते हैं, वो इसका बजट निर्धारित करते हैं, ठीक है। विकसित देशों पर आर्थिक निर्भरता इसकी रहती है, जो कि अपने आप में फिर इसको दबा देता है। मान लीजिए कि जो ये 5 देश है ना, भारत भी इसको बड़ी मात्रा में जो है बजट प्रोवाइड करता है, इसलिए भारत जो है इसके सभी स्टैंडर्ड्स को भी, इसके मेंबर बनने के सभी स्टैंडर्ड को जो है टिक करता है, उनको जो है सक्सेसफुली पूरा भी करता है। लेकिन भारत को अभी तक इसकी परमानेंट सदस्यता नहीं मिल पाई है, जो कि अपने आप में एक जो है क्रिटिसिज्म इसका दिखाई देता है ना। तो अब मान लीजिए कि ये 5 देश, अमेरिका जो है सबसे बड़ा डोनर है इसका, ठीक है। तो अमेरिका जो है दबाव बनाकर इससे अपनी नीतियाँ बनवा सकता है ना। इस तरीके से तो ये काम करता है। तो सोचिए इसके पास खुद का कोई सोर्स नहीं है, तो ये दबाव में आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर, जो कि अन्य देशों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है देने के लिए, डोनेट करने के लिए, वो निश्चित तौर पर उनके लिए ये संगठन काम का नहीं रह जाता है ना। तो सवाल क्या है कि अगर कोई महाशक्ति नियम तोड़े तो संयुक्त राष्ट्र उसे रोक कैसे पाएगा, है ना। मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करते हैं, आपके पढ़ाई का खर्चा या आपके घूमने का खर्चा, तो वो अगर आप पर मान लीजिए कि अननेसेसरी कोई दबाव बनाना चाहे, तो वो उनके पास एक जो है मुद्दा आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर रहे हैं। हम अच्छी वे में, कई बार हमेशा पेरेंट्स अच्छे ही सोचते हैं, लेकिन एक पॉइंट का मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो किसी नेगेटिव वे में आपको कुछ करवाना चाहे तो आप उन पर निर्भर हैं, है ना, और आपको वो करनी भी पड़ जाती है। तो इसी तरीके से जो ये काम यहाँ पर भी दिखाई देता है कि इस तरीके के जो पावरफुल कंट्रीज है, जो बड़े डोनर है, वो अपने मनपसंद नीतियाँ इससे बनवा लेते हैं। क्या बिना शक्ति संतुलन के शांति संभव है? तो ये क्वेश्चन दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आवश्यक सुधार कौन कौन से? सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन करना, स्थायी सदस्यों का विस्तार करना, भारत, जर्मनी, जापान जो कि अब विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल करना, रिप्रेजेंटेशन देना, वीटो शक्ति संशोधन करना, सीमित उपयोग, ठीक है। भारत जैसे देश जो कि जनसंख्या, भारत, इसके मैंने बताया था कि भारत इसके सभी स्टैंडर्ड्स को जो है फुलफिल करता है सदस्य बनने के, परमानेंट सदस्य बनने के। जैसे भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, इसका एक स्टैंडर्ड ये भी है। अर्थव्यवस्था भारत की अगर हम देखें तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की, ठीक है। शांति मिशनों में भारत का हमेशा से योगदान रहा है, भारत हमेशा से एक शांति प्रिय राष्ट्र रहा है, ठीक है। और विश्व में जो देश वॉर कर रहे हैं उनके बीच सुलह कराने में, उनका क्रिटिसिज्म करने में भारत हमेशा से आगे रहा है, ठीक है। तो भारत हर चीज़ को फुलफिल करता है, तो निश्चित तौर पर इसका परमानेंट मेंबर भारत को होना चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। वीटो शक्ति में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक मेंबर ने वीटो लगाया और सबका डिसीजन खत्म, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीटो शक्ति निषिद्ध हो। कुछ ऐसे मामले हो जैसे जनसंहार, जहाँ पे बड़े मामले में जेनोसाइड हो रहा है, लोगों का कत्ल हो रहा है, वहाँ पर इस तरह वीटो पावर को निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए, वहाँ पर अप्लाई ही नहीं होना चाहिए वीटो पावर, ठीक है। वित्तीय और प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यक है। बजट जो है पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार नियंत्रण हो, दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रशासन हो, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन मोड में हो ताकि चीज़ें क्लियर रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। नई वैश्विक चुनौतियों पर फोकस हो, यानी कि विश्व में अब नई नई तरीके की चुनौतियां आ रही है। 1945 में जब ये बना था तब किसी और तरीके की चुनौतियां थी मौजूद, आज जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही बड़े लेवल की बन चुकी है, ठीक है, और अलग तरीके का उनको स्वरूप दिखाई देता है। तो साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ठीक है ना, सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में ये होने वाला है। अगले 5-10 सालों में आपको दिख भी जाएगा कि AI जो है कितना बड़ा खतरा मानव के लिए बन सकता है अगर इसका सही उपयोग नहीं होता है। तो उसका नियमन करना यानी रेगुलेशन करना, जैविक हथियारों पर नियंत्रण करना, जो बायो वेपन्स हैं, ठीक है, केमिकल वेपन्स हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक, हम कहें कि सेकंडों में पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकते हैं, किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं, इस तरीके के हथियारों को नियंत्रित करना। जैसे अगर हम बात करें, आपने कई बार सुना भी होगा जो कोरोना है वो जानबूझकर लाया गया था, ठीक है। कोई कहता है अमेरिका के द्वारा लाया गया, कोई कहता है चीन के द्वारा लाया गया। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बायो वेपन है, जिसमें जो है एक छोटी सी मात्रा से पूरे विश्व भर में तबाही मच गई थी।
है ना। तो ये क्या है, जैविक हथियार के अंतर्गत इस तरीके के अनेकों एक्सपेरिमेंट जो है दुनिया भर के देश कर भी रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खतरा हो सकते हैं। जलवायु शरणार्थियों की सुरक्षा करना, क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, यानी कि यूएन तो पूरे विश्व के लिए काम करता है, वैसे ही हर कॉन्टिनेंट, हर जो है महाद्वीप के अपने अपने कुछ संगठन हैं। जैसे अगर हम बात करें दक्षिणी एशिया में जो है आसियान हो गया, यूरोप का हमने पढ़ा होगा, यूरोपीय संघ आपने पढ़ा है ना, यूरोपियन यूनियन। अफ्रीका में भी अफ्रीकी संघ है, हर कॉन्टिनेंट का अपना अपना है। तो यूएन को जो है इन सभी के साथ मिलकर, यूएन तो सेंटर में आकर पूरे वर्ल्ड का काम कर रहा है, वहीं एशिया में जो है आसियान हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, वहीं अफ्रीका में अफ्रीकी संघ हो गया, ठीक है, वहीं यूरोप में यूरोपियन यूनियन हो गया। इस तरीके के जो संगठन है, संघ है, इन सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी इसका यूएन का भी अपने आप में कोई जो है हम कहेंगे सक्सेसफुल काम कर पाएगा। ठीक है, अब जो बात आती है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, जैसे हमने बात की, जब इसकी स्थापना हुई तो भारत भी इसमें इंक्लूड था। शांति मिशनों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है भारत हमेशा, ठीक है। भारत विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारत में रहती है, तो भारत इसकी कई सारे स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है। इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की विदेश नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व हमारा जो है परिवार है। भारत की हमेशा से यही सोच रही है, ठीक है। और इसके लिए जो है इसके मूल उद्देश्यों से मेल भी खाती है, जो 17 उद्देश्य हैं उनसे भारत की ये नीति मेल खाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो निष्कर्ष आप जरूर लिखेंगे हर आंसर में, है ना। संयुक्त राष्ट्र आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मान्य वैश्विक मंच है। हालांकि हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो हमने पढ़ी, लेकिन फिर भी ये वर्तमान समय में जो है एकमात्र एक ऐसा मंच है जहाँ पर कि एक मौका मिल पाता है डिस्कशन का। तो इसको ख़त्म करने की तो बात ही नहीं होती, लेकिन इसमें सुधार करने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है ना। ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें असमानताएं मौजूद हैं, लेकिन इसको सुधार की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है कि अगर इसमें कई सारे सुधार जो हमने बात की अगर वो हो जाए तो ये वर्तमान समय में प्रासंगिक और बेहतर तरीके से हो पाए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर फ्रेम किया गया है। हालांकि आपको पेपर में इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपके पास समय भी नहीं होगा, आप इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने अगर ये अच्छे से पढ़ लिया है वीडियो में, तो आपका मोटे तौर पर पूरा चैप्टर ही तैयार हो गया है ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की ही बात की गई है, ठीक है। भारत कैसे कैसे काम करता है, उसका सदस्य स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आप इस आंसर को अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। हालांकि जो आंसर है रियल में यानी कि पेपर में वो काफ़ी छोटा बनेगा, तो आप इसको अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन जो आपको लग सकता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर लिख दें कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।